इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव को 24 अगस्त को पेरिस में गिरफ्तार किया गया। ड्यूरोव पर ऐप का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करने का आरोप है। हालांकि ड्यूरोव को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। फ्रांस के बाद भारत और साउथ कोरिया में भी टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। सवाल ये है कि क्या भारत में टेलीग्राम ऐप बैन किया जा सकता है। पहले देखिए कि टेलीग्राम पर आरोप क्या हैं और प्राइवेसी को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। फ्रांस में टेलीग्राम के खिलाफ जांच और ऐप के सीईओ पावेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी के बाद चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है और मैसेजिंग ऐप में अनैतिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई। ऐप पर जबरन वसूली और गैम्बलिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आरोप है। पहले समझिए कि फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ ड्यूरोव को क्यों गिरफ्तार किया गया है। ड्यूरोव पर जांच अधिकारियों को धोखाधड़ी के मामले में जानकारी और डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करने का आरोप है। ड्यूरोव ने प्राइवेसी कानूनों का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी शेयर करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि टेलीग्राम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्कैम, फ्रॉड और क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो रहा है। इसमें एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग भी शामिल है। फ्रांस ने ड्यूरोव पर अवैध गतिविधियों से जुड़े 6 आरोप लगाए। इसमें अवैध लेन देन, ड्रग्स की तस्करी, धोखाधड़ी, बच्चों के यौन दुर्व्यवहार से जुड़ी तस्वीरों के प्रसार में मिली भगत का संगीन आरोप है। हालांकि इस मामले में टेलीग्राम की ओर से कहा गया है कि ऐप का मॉडरेशन इंडस्ट्री के मानदंडों के अनुसार है और लगातार इसमें सुधार भी हो रहा है। 1 अरब यूजर हर साल इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कम्युनिकेशन और सूचना के लिए करते हैं। फ्रांस की कोर्ट ने ड्यूरोव को जांच पूरी होने तक देश छोड़कर जाने से रोक दिया है। इसके बाद भारत और साउथ कोरिया में भी जांच एजेंसियों ने टेलीग्राम की मॉनिटरिंग तेज कर दी है। भारत में 50 लाख से ज्यादा लोग टेलीग्राम यूज करते हैं। ऐसे में अगर ऐप को बैन किया जाता है तो यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी भारत में कई ऐप बैन किए जा चुके हैं। टिकटॉक पर भी प्राइवेसी और डेटा चोरी का आरोप लगा था और सरकार ने उसे बैन कर दिया था। हालांकि टेलीग्राम पर बैन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बड़े हाई प्रोफाइल लोग इसके यूजर हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, आप 100% सेफ कहीं नहीं हो सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि टेलीग्राम भी शुरुआत उसकी अच्छी हुई थी, लेकिन करते करते जब ध्यान नहीं बरतती तब यहां पर इलीगल एक्टिविटीज खुल्लम खुल्ला होने लग गई और सोशल मीडिया प्रोवाइडर ने इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। अगर बाकी ऐप्स में भी ऐसा होगा तो जरूर कहीं ना कहीं वो भी गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। लेकिन हमारी जो सरकार है उसका एक सिंपल सा उन्होंने एक स्टेटमेंट जिसे कहते हैं अपने एक्शंस के थ्रू दी है कि, और ना हमारी सरकार भी नहीं, अलग अलग सरकारों का भी यही सेम ही मानना है कि अगर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज आप एकदम फ्रंट पे करेंगे तो बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। आइए समझते हैं कि टेलीग्राम पर बैन का सवाल क्यों उठ रहा है और ऐप सवालों में क्यों है। टेलीग्राम अवैध और पेटेंट कंटेंट का अड्डा बन गया है। अपराधी संगीन क्राइम के लिए ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐप साइबर फ्रॉड, जालसाजी और धोखेधड़ी का अड्डा बन गया है। ड्रग्स वसूली और ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए ऐप का यूज किया जा रहा है। टेलीग्राम पर अश्लील और बच्चों के यौन दुर्व्यवहार से जुड़ा कंटेंट भी भरा पड़ा है। टेलीग्राम पर आरोप लगते रहे हैं कि ऐप डार्क वेब की तरह ड्रग्स और क्राइम के धंधे में लिप्त है, लेकिन टेलीग्राम इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। जबकि ऐप में जो अपराधी सक्रिय हैं और जो भी लोग क्राइम कंटेंट डालते हैं, टेलीग्राम की टीम को उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी जानकारी एजेंसियों को साझा करनी चाहिए। अगर वो सुरक्षा एजेंसियों की गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है। आप हेट ग्रुप्स बनाना किसी सेलिब्रिटी के लिए, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, लेकिन कहने का मतलब यह है इलीगल एक्टिविटीज खुल्लम खुल्ला होना किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करता है, खासकर जब यूथ ऐसे ऐप्स पर हो। और इसी की वजह से इनके सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे इन पर एलिगेशंस लगा रखे हैं और वो कहीं ना कहीं सही भी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है दूसरे सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स के यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम होता है, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती है। फेक पेजेस बनते हैं, हेट पेजेस बनते हैं, लेकिन फायदा तब है जब आपका सोशल मीडिया प्रोवाइडर सही से उस पर जांच पड़ताल करे, उस पर प्रोएक्टिवली एक्शन ले। अब आपको बताते हैं कि भारत में टेलीग्राम कब कब सवालों के घेरे में आया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पीड़ितों को वीडियो लाइक एंड शेयर करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, फिर अलग अलग आईडी बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है। वहां बड़े मुनाफे का झांसा देकर ठगी की जाती है। शुरुआती मुनाफे के बाद पीड़ित मोटी रकम निवेश करते हैं, फिर उन्हें ठगा जाता है
दिल्ली पुलिस के पास रोजाना 600 से ज्यादा ठगी की ऐसी शिकायतें आती हैं। ठगी करने वाले लोग चीन, हांगकांग, दुबई, कंबोडिया, मलेशिया जैसे देशों से होते हैं और पुलिस इन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक मामले में टेलीग्राम ऐप का जिक्र किया था और कहा था कि एक प्रश्न पत्र डार्क नेट पर मिले थे और इसका सर्कुलेशन टेलीग्राम पर हुआ था। इस साल अप्रैल में बाजार नियामक संस्था सेबी ने भी टेलीग्राम पर शेयरों में हो रही सट्टेबाजी की जांच की बात की थी। मई में भोपाल के 2 व्यक्तियों को डॉक्टर से 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी गिरफ्तार किया गया। टेलीग्राम के जरिए ही आरोपियों ने धोखाधड़ी की थी। ये कुछ हालिया घटनाएं हैं जिसके बाद देश में टेलीग्राम सवालों के घेरे में है। टेलीग्राम के फीचर को बिना हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन के ट्रैक कर पाना बड़ी चुनौती है। आइए टेलीग्राम का इतिहास भी जान लीजिए। पावेल ड्यूरोव रूस में जन्मे हैं। टेलीग्राम को उन्होंने साल 2013 में गोपनीयता और सरकारी सेंसरशिप का विरोध करते हुए लॉन्च किया था। पिछले 10 सालों में टेलीग्राम की इमेज सीक्रेट चैटिंग ऐप के तौर पर बन गई है। इस वक्त टेलीग्राम ऐप रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत गणराज्यों में जानकारी शेयर करने का अहम जरिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ के लोग जानकारी के लिए इसी ऐप का खूब इस्तेमाल करते हैं। पावेल ड्यूरोव का दावा है कि दुनिया भर में इस ऐप के अब 950 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं, यानी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत सरकार ने 2021 में नए आईटी नियम देश में लागू किए, जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैसेज, कॉल और दूसरी चीजों की जानकारी सुरक्षित रखनी होगी और सरकार की ओर से मांगे जाने पर इन्हें मुहैया कराना होगा। इसका व्हाट्सएप ने विरोध किया। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच तनाव रहा। सवाल यह है कि अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त ऐप पर लगाम कैसे लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि क्या किसी ऐप पर लोगों की प्राइवेट चैट और मैसेज पढ़े जा सकते हैं? क्या ये लोगों की प्राइवेसी में दखल नहीं होगा? टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव पर एक्शन के बाद ये सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसके साथ सवाल ये भी है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति गैरकानूनी गतिविधि करता है या ऐसी कोई गतिविधि होती है तो क्या उसके लिए ऐप का सीईओ जिम्मेदार है? आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों का काम है। फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव पर एक्शन के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ टेलीग्राम ही नहीं, ऐसे कई ऐप हैं जो 100% कानूनों का पालन नहीं करते हैं और इंक्रिप्शन में कोऑपरेट नहीं करते हैं। क्या सभी पर कार्रवाई संभव है? पहले समझिए कि भारत में कौन कौन से पॉपुलर ऐप हैं जिनका लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा मार्केट व्हाट्सएप का है। करीब 84% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, जियो चैट, स्काइप, हाइक, गूगल हैंगआउट, इंडिया चैट ऐप, जूम, सिग्नल, वीबर, वी चैट और स्नैपचैट समेत कई एप्लीकेशन मार्केट में मौजूद हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल तीनों ही इंक्रिप्शन शेयर नहीं करते हैं। इंक्रिप्शन यानी कूट लेखन, जिसके जरिए किसी संदेश को अपठनीय बनाया जाता है। तीनों ऐप इसको लेकर यूजर्स की प्राइवेसी का हवाला देते हैं। इलीगल एक्टिविटीज जैसे पायरेसी और पोर्नोग्राफिक मटेरियल खुल्लम खुल्ला शेयर करना, आप हेट ग्रुप्स बनाना किसी सेलिब्रिटी के लिए, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। लेकिन कहने का मतलब यह है इलीगल एक्टिविटीज खुल्लम खुल्ला होना किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करता है, खासकर जब यूथ ऐसे ऐप्स पर हो। साल 2020 में भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, हेलो, लाइकी, वीचैट, ब्यूटी प्लस जैसे लोकप्रिय ऐप्स को बैन कर दिया था। सितंबर 2020 में 118 चीनी ऐप्स को भारत में बैन किया गया था। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने फिर से 54 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। इन ऐप्स पर डेटा चोरी के आरोप लगे थे। इसके बाद भारत सरकार ने साल 2021 में नए आईटी कानून लागू किए थे, जिसमें कहा गया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैसेज, कॉल और दूसरी चीजों की जानकारी सुरक्षित रखनी होगी और सरकार की ओर से मांगे जाने पर इन्हें मुहैया कराना होगा। लेकिन इसका जमकर विरोध हुआ। दलील ये दी गई कि इससे लोगों की प्राइवेसी का हनन होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। कानून के मुताबिक किसी की गोपनीय जानकारी प्रोसेस करने के लिए उस शख्स की सहमति जरूरी है। यही वजह है कि व्हाट्सएप ने भी कानून का कड़ा विरोध किया था।
आइए यहाँ ये समझ लेते हैं कि टेलीग्राम को लेकर लोगों में क्रेज क्यों बढ़ रहा है और ये व्हाट्सएप से कैसे अलग है। टेलीग्राम यूजर्स को टेलीग्राम पर सीक्रेट चैट का ऑप्शन मिलता है। इस सीक्रेट चैट में आप कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद मैसेज गायब हो जाती है। आप इसमें चैट डिलीट हो जाने का ऑप्शन भी जोड़ सकते हैं। इसकी वजह से आपकी प्राइवेट चैट सीक्रेट रहती है। ये नॉर्मल चैट की तुलना में सेफ होती है। टेलीग्राम में सीक्रेट चैट पर आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, लेकिन सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है। व्हाट्सएप में चैट लॉक का सिस्टम तो है, लेकिन सीक्रेट चैट जैसा फीचर नहीं है। टेलीग्राम आपको अपना नंबर छिपाकर रखने का भी फीचर देता है। यदि किसी ने आपका नंबर सेव किया है तो भी उसे यह पता नहीं चलेगा कि आप टेलीग्राम पर हैं। टेलीग्राम पर अगर आप अपने नंबर से किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो उसको अपना टेलीग्राम यूजर नेम साझा कर सकते हैं। इन सीक्रेट फीचर्स की वजह से ही टेलीग्राम गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन गया और अब ऐप पर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ टेलीग्राम ही नहीं, दुनिया में कई सीक्रेट चैटिंग ऐप मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी करते हैं। चीन में जांगी और वी चैट ऐप भी है। वी चैट को भारत में बैन किया जा चुका है, जबकि जांगी अभी भी चल रहा है। इसमें भी चैट करने वाले शख्स की पहचान उजागर नहीं होती है। इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर कोई अवैध गतिविधि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है तो क्या उसके लिए ऐप जिम्मेदार है? टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद यही सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐप में आपराधिक गतिविधियों के लिए सीईओ पर एक्शन सही है? क्या टेलीग्राम पर अनैतिक कार्यों में ऐप के सीईओ भी भागीदार हैं? क्या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपराधिक तत्व सक्रिय नहीं है? ट्विटर, फेसबुक समेत दूसरे ऐप में भी अश्लील कंटेंट और ग्रुप्स मौजूद हैं। क्या सभी ऐप्स पर कार्रवाई संभव है? अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियां होती हैं, किसी ऐप का इस्तेमाल अगर अपराधी क्राइम के लिए कर रहा है, तो उसे रोकना सुरक्षा एजेंसियों का काम है। लेकिन जांच में ऐप से जुड़े अधिकारियों का सपोर्ट भी जरूरी है। ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजों को मॉनिटर करना होगा, लेकिन कई बार ऐप सपोर्ट नहीं करते हैं। पिछले दिनों फेक न्यूज को लेकर भी ट्विटर पर सरकार ने शिकंजा कसा था। अब बात करते हैं बेहद दिलचस्प खबर की। बीते सोमवार को बोल्ड केयर के को फाउंडर राहुल कृष्णन ने हैरान कर देने वाला कदम उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर कर दी और लोगों को अपने कार्ड से चीज़ें खरीदने के लिए आमंत्रित किया। राहुल कृष्णन ने सिर्फ एक कंडीशन लगाई कि खरीदारी 1000 रुपये से कम की होनी चाहिए। लोगों को पहले ये सब मजाक लगा या फिर लोगों ने सोचा कि ये पोस्ट फर्जी है, लेकिन लोग उस समय और हैरान हो गए जब कृष्णन OTP शेयर करने लगे। यानी अगर आप कोई कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जो OTP आपके फ़ोन पे आता है वो कृष्णन ने वही सोशल ऐप पर शेयर कर दिया। पहले आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर है क्या। यह है बोल्ड केयर कंपनी के को फाउंडर राहुल कृष्णन। राहुल अपने सोशल मीडिया स्टंट की वजह से पिछले कई दिनों से चर्चा में। वजह है सोशल मीडिया पर इनका एक कारनामा। सोमवार को राहुल कृष्णन ने एक्स पर एक पोस्ट डाला और इसमें अपनी कार्ड की डिटेल शेयर की। कृष्णन ने लिखा कि मेरा कार्ड नंबर 4216870150102349 है। कार्ड की एक्सपायरी डेट 12 दिसंबर 2030 है। सिक्योरिटी कोड 207 है। आप मेरे कार्ड से 1000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं। राहुल कृष्णन ने अपनी स्टंटबाजी को लेकर लिखा कि वो 1000 रुपए तक की लेन देन की इजाजत देते हैं और एक्स पर वो वन टाइम पासवर्ड रिप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले मेन ट्वीट को रिप्लाई करना होगा। कृष्णन की ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। कुछ लोगों को ये पब्लिसिटी स्टंट लगा तो कुछ लोगों ने पोस्ट को मजाक समझा। लेकिन जब कृष्णन लोगों के लिए एक्स पर OTP शेयर करने लगे तो लोग हैरान रह गए। कृष्णन कई घंटे तक ये स्टंट करते रहे और लोगों को अपने कार्ड से लेन देन का OTP शेयर करना जारी रखा। कृष्णन ने जो OTP शेयर किए थे उनमें से ज्यादातर स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और अमेजॉन से लेकर सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेन देन से जुड़े थे। इस बीच कृष्णन ने आधे घंटे के लिए ब्रेक लिया और फिर से OTP साझा करना शुरू किया। पनीर बिरयानी ऑर्डर करने वाले शख्स को कृष्णन ने जवाब देते हुए लिखा कि वो उनकी कंपनी को 5 स्टार रिव्यू दें। कृष्णन ने कुछ घंटे में करीब 200 OTP लोगों को शेयर किए, यानी उन्होंने अपने कार्ड से करीब 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। 5 घंटे तक चले इस पेमेंट गेम के बाद माइक्रो ट्रांजैक्शन के चलते उनका कार्ड ब्लॉक हो गया।
सोशल मीडिया पर शायद ये इस तरह की पहली स्टंटबाजी होगी। इस दौरान सोशल मीडिया पर मीम्स भी खूब बने। हैरानी की बात यह है कि उनके इस ट्वीट को 24 घंटे में 33 लाख से ज्यादा व्यूज मिले और देखते ही देखते वो चर्चा का विषय बन गए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बोल्ड केयर के को फाउंडर को इस तरह का ऑफर क्यों देना पड़ा? आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? क्या सोशल मीडिया पर इस तरह अपने कार्ड और बैंक की डिटेल शेयर करना ठीक है? नंबर जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। बैंक्स रेगुलर तरीके से ईमेल करता है, डेटा भेजता है और बहुत सारे लोगों को ये ट्रेनिंग देता है कि इस तरह के पासवर्ड, इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करनी, किसी भी पर्सन को कॉल पर नहीं बताना, बिकॉज इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट था। सोशल मीडिया यूजर्स और बिजनेस एक्सपर्ट ने इसे कृष्णन की स्मार्ट प्रमोशन का प्लानिंग बताया है। इस तरह से वो बहुत एक्स और इंस्टाग्राम पर छा गए हैं। उनका ब्रांड भी जमकर प्रमोट हो गया है। आमतौर पर ब्रांड प्रमोशन के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन कृष्णन ने 2 लाख रुपए में बढ़िया मार्केटिंग कर डाली। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल कृष्णन ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया। इस साल की शुरुआत में भी वो अपनी अजीबोगरीब पोस्ट की वजह से चर्चा में आए थे और लोगों ने उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे थे। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। बोल्ड केयर के को फाउंडर राहुल कृष्णन की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी कारगर रही ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की स्टंटबाजी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। सोशल मीडिया पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या किसी भी और कार्ड की डिटेल्स शेयर करना गैर जिम्मेदाराना काम है। इससे आप साइबर अपराधियों का शिकार बन सकते हैं। स्कैमर आपके कार्ड और बैंक से जुड़ी डिटेल्स के जरिए बड़े अपराध को अंजाम दे सकते हैं। यानी सोशल मीडिया पर इस तरह की कारगुजारी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। सोशल मीडिया जालसाजी, फ्रॉड और साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। इंटरनेट की आभासी दुनिया में जो दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता। इसके बावजूद लोग इस दुनिया में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी, वसूली और ब्लैकमेलिंग आम बात हो गई है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड की डिटेल शेयर करना बहुत बड़े खतरे को जन्म देना है। बोल्ड केयर के को फाउंडर राहुल कृष्णन ने जिस तरह से अपने कार्ड की डिटेल एक्स पर शेयर की, उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। भले ही कृष्णन को इससे बहुत पब्लिसिटी मिली हो और उनके ब्रांड का प्रमोशन हो गया हो, लेकिन ऐसी हरकत किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। स्कैमर आपके कार्ड की डिटेल क्लोन कर सकते हैं। जालसाज दूसरा कार्ड बनाकर फ्रॉड कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल आपकी डिटेल का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कोई भी बड़े बैंक फ्रॉड का शिकार बन सकता है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर स्कैमर लोगों को लालच के जाल में फंसा सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह आजकल साइबर क्रिमिनल्स का जाल बिछा हुआ है। पुलिस चाहकर भी इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। क्रिमिनल मौके की ताक पर रहते हैं। ऐसे में इस तरह की स्टंटबाजी से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म जो कि नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज लोगों को हमें बताना चाहिए कि किस तरह से इस तरह के साइबर क्राइम से बचना है, कैसे आप अपने डेबिट कार्ड किसी भी फाइनेंशियल क्राइम से बच सकते हो। नहीं तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, बिकॉज लोग फिर कोशिश करेंगे इस तरह के स्टंट्स करने का, और ये कहीं ना कहीं एक सही मैसेज नहीं जाता एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। आइए आपको दिखाते हैं कि हाल के दिनों में फ्रॉड के कैसे कैसे नए तरीके सामने आए हैं। आजकल नकली ऐप के जरिए ठगी आम हो गई है। पैसों का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्गों से वसूली जाती है मोटी रकम। सोशल मीडिया पर नकली अकाउंट बनाकर पैसे मांगे जाते हैं। शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न का झांसा देकर फंसाया जाता है। सोशल मीडिया कॉलिंग के जरिए सेक्सटॉर्शन किया जाता है। मोबाइल पर लिंक भेजकर बैंकिंग फ्रॉड किया जाता है। साइबर एक्सपर्ट हमेशा से सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी शेयर ना करें। मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल या कार्ड की जानकारी शेयर करना भारी पड़ सकता है। स्कैमर्स इतने शातिर हो चुके हैं कि वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी आपको टारगेट कर सकते हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां साइबर ठगों ने एक शख्स की तस्वीर के जरिए उसका फिंगरप्रिंट क्लोन कर लिया। उंगलियों के निशान को क्लोन करके आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम
AEPS की मदद से अकाउंट से पैसे साफ कर दिए। सोशल मीडिया पर फोटो और तस्वीरों के जरिए फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में सैकड़ों फ्रॉड की कंप्लेंट्स दर्ज कराए जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई जानबूझकर अपनी निजी जानकारी साझा करेगा तो बड़ी मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने निर्माण और प्रवासी श्रमिकों के हित में MIS पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल आंकड़ों के कलेक्शन और विश्लेषण के लिए बनाया गया है। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को बीमा, स्वास्थ्य लाभ और आवास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि गरीब श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से भी पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों, निर्माण मजदूरों और ठेका मजदूरों और दूसरे असंगठित श्रमिकों का डेटा शामिल करने के लिए कहा है, ताकि सभी को लाभ दिया जा सके। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ये श्रमिक समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें PM आवास योजना के दायरे में लाना सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है। साथ ही ये उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी ज़रूरी कदम है। इस पोर्टल के जरिए निर्माण और असंगठित श्रमिकों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।